नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से एक लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है संवाद नाम से। ये हमारी लेक्चर सीरीज में तीसरी कड़ी है, जिसका विषय है पुलिस रिफॉर्म्स मेकिंग पुलिस रेलिवेंट। इसके पहले हमने सीरीज में दो कार्यक्रम किए, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर और दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म पर। आज का यह विषय वर्तमान समय की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए चयन किया गया है। सर्वप्रथम मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रणाम करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी सीनियर्स को, जूनियर्स को, अपने कलीग्स को नमस्कार करता हूं और इस श्रृंखला में जो लोग भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, प्रश्न ये उठता है कि इस संवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलुमनाई एसोसिएशन का जो लोगो है, उसका टैगलाइन हम लोगों ने रखा है कनेक्टिंग द रूट्स। जिस प्रकार से हमारे बरगद की जड़ें जो हैं वो धीरे धीरे एक नए पेड़ का स्वरूप ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकले हुए प्रत्येक विद्यार्थी को जो समाज में विभिन्न रूपों में सेवा कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए जो विभिन्न आयामों में वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने यह संवाद श्रृंखला प्रारंभ किया है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र के ऊपर जहां बाह्य रूप से आक्रमण होने की संभावनाएं बन रही हैं, बनती रहती हैं, वहीं देश के अंदर भी तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि जो लोग देश को कमजोर करने में अपनी साजिश रच रहे हैं। इन विषयों में जहां हमारी सेना हमारी बाह्य सीमाओं की सुरक्षा करती है, वहीं देश के अंदर पुलिस की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है शांति स्थापित करने में। इसलिए बाह्य एवं आंतरिक संकट को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय का चयन हम लोगों ने किया है। श्रृंखला में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभी अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज हमारा ये विषय पर जो औपचारिक शुरुआत करेंगे, उसकी इनागरल स्पीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एल्यूमनस रहे श्री अरविंद कुमार जैन जी करेंगे। आपके बारे में मैं ये बताना लाजमी समझता हूं कि जैन सर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1971 में ज्वाइन किया और आप पीसी बनर्जी के अंतेवासी रहे। अपनी गौरवशाली सेवा समाप्त करके ये 30 जून 2015 को सेवानिवृत्त हुए हैं। आप 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। मुझे याद आता है कि मैंने जैन साहब के साथ मुरादाबाद में एज ए म्यूनिसिपल कमिश्नर में वहाँ पोस्टेड था, तो मुझे आपके साथ काम करने का अवसर मिला हुआ है। मैं देख रहा था, गूगल पर सर्च कर रहा था, तो मुझे दो लाइनें आपकी पढ़ने को मिली। आपकी सेवानिवृत्ति के बाद के समय जब इन्होंने अपना रिटायरमेंट 31 मार्च 2015 को लिया, आपको डीजी के रूप में सेवा करने का बहुत थोड़ा सा समय मिल पाया। तो ऑन हिज सेरेमोनियल सेंड ऑफ स्पीच ही टोल्ड दैट आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव सर्व्ड द पीपल ऑफ द स्टेट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। आपने कहा कि मुझे बहुत कम समय डीजी के रूप में काम करने का मिला, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने जितने भी समय अपने प्रदेश की सेवा किया, प्राप्त योग्यता के अनुसार भरपूर उसका फायदा उठाते हुए अपने देश और प्रदेश की सेवा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय जैन सर का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि
पुलिस व्यवस्था में जो सुधार हुए हैं और जो सुधार होने चाहिए उनको दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालें, जिससे कि पुलिस को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। धन्यवाद सर। आइए सर, आपका स्वागत है। जी, मेरी आवाज मिल रही है? इट इज जस्ट क्लियर सर। जी हाँ, देखिए मेरा ये कितनी देर का मेरा वो रहेगा? करीब 15 मिनट सर। अच्छा ठीक। मेरा ये मानना है कि पुलिस विभाग एक बहुत अहम विभाग है। मैं केवल आईपीएस के ही पेपर्स दिए थे मैंने उन दिनों। वो अलग अलग पेपर होते थे, आईपीएस के 2, सेंट्रल सर्विसेज के 3, आईएएस के 8, 5। मुझे बड़ा शौक था पुलिस में सेवा करने का, और लकीली मुझे यूपी अलॉट हो गया, होम स्टेट। तो मैं 30 जून 2015 तक प्रदेश में ही रहा। मैं कभी प्रदेश के बाहर कहीं डेपुटेशन पे, एक आध बार मेरा हुआ, मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया तो मैं ब्लैक लिस्ट हो गया। मुझे खैर उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि यूपी का ही रहने वाला हूँ, और मुझे एक शौक था कि यहाँ पे ही सर्विस की जाए। ये विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस विभाग से जुड़ा रहता है और उसका पाला पड़ता रहता है। मेरा ये मानना है कि पुलिस विभाग को बहुत और उपयोगी बनाया जा सकता है। पुलिस अपना कार्य करती है, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इस समय सुधारने में, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके निर्देशन में कार्य बखूबी चल रहा है, और विरोधी अपना कार्य कर रहे हैं। पर यह है कि पुलिस, एसटीएफ, एटीएस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, पर इनको और बहुत उपयोगी मेरी समझ से बनाया जा सकता है। एक तो रिस्पॉन्सिव करना होगा और ज्यादा पब्लिक के प्रति, और उनकी जो भी अपेक्षाएं हमसे हैं उस पर खरा उतरना होगा। इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो 1861 के पुलिस एक्ट से हम गवर्न हो रहे हैं, हमको उसको शीघ्र से शीघ्र त्यागना चाहिए। नया पुलिस एक्ट आना चाहिए। ये बड़े खेद का विषय है कि हम इंडिपेंडेंस से इतने वर्ष पहले का जो पुलिस एक्ट है उसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि पुलिस को भी, जिस प्रकार जुडिशरी को इंडिपेंडेंस है, उसको पुलिस को भी इंडिपेंडेंस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच ने प्रकाश सिंह केस में जजमेंट बड़ा क्लियर दे रखा है। और दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि किसी भी स्टेट ने इसको लागू नहीं किया है। हर स्टेट ये चाहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि पुलिस पूर्ण रूप से उनके शिकंजे में रहे, और जिस प्रकार के आदेश दिए जाएं उसका जो है पालन करें। बहुत से सरकारें आपने देखा है, उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया है, पर बहुत सी सरकारों में जो है वो पुलिस को नेकनामी नहीं मिली। इसके लिए आवश्यक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का जजमेंट है उसका सख्ती से पालन प्रदेश में कराया जाए। और वो अगर होगा तो मेरा मानना है कि पुलिस ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी, पुलिस के ऊपर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, और पुलिस का दायित्व बनेगा कि उन अपेक्षाओं पे खरा उतरे। ये नितांत आवश्यक है। और जितना जल्दी हो सके, अलग अलग स्टेट्स ने कुछ कुछ पार्ट्स में उसको इम्प्लीमेंट किया है, पर इन टोटो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश में नहीं हो पाया है। सिटीजन्स जो लॉ अबाइडिंग है, जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो हमें यही बताया गया कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, भले लोग हैं, उनसे बहुत सद्व्यवहार होना चाहिए पुलिस का, और जो बदमाश हैं, दुर्जन हैं, उनके साथ पुलिस का रवैया सख्ती का रहना चाहिए। और अगर इस गाइडलाइन पे पुलिस चले तो उसको नेकनामी अवश्य मिलेगी, मेरा ये मानना है। और जो अपराधी हैं उनकी आपराधिक गतिविधियों पर भी रोकथाम होगी।
हम सब ने लंबी सर्विस की है, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में रहे, हमें मालूम है कि कितना भी मना कर दें, इसको डिनाई करें, पर राजनीतिक हस्तक्षेप कार्यों में रहता है और कभी कभी स्थानीय अपराधियों से भी सांठगांठ राजनीतिज्ञों की होती है, पुलिस विभाग के भी अधिकारियों कर्मचारियों की होती है। इसमें पुलिस विभाग भी अछूता नहीं है, क्योंकि वो भी जब वो देखता है कि कई काम हम इनके कहने से गलत कर रहे हैं, तो वो भी जैसे होता है कि बहती गंगा में वो भी हाथ धोने के चक्कर में रहते हैं। जैसा कि अभी अतीक केस में प्रकाश में आया कि प्रयागराज में बहुत से पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, अन्य विभागों से अधिकारी कर्मचारी हटाए जा रहे हैं क्योंकि उनकी संलिप्तता मिली। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों से संलिप्तता सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की हो। इससे जनमानस का विश्वास जो है वो पूरा व्यवस्था से उठता है और ये बनाए रखना मेरी समझ से नितांत आवश्यक है, अन्यथा इसके परिणाम बड़े बड़े गंभीर होंगे। ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस जो है आज के बदलते परिवेश में महिलाएं, बच्चियों और बुजुर्गों के साथ बहुत इज्जत के साथ पेश आए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका तत्काल निराकरण करें। जो SC ST कमजोर वर्ग हैं, उनके जो पूअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके भी हितों की रक्षा करना ये हर जिले की पुलिस का, हर जिले के कप्तान का ये दायित्व होना चाहिए कि वो उसके ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। और इन सेक्शंस को अगर राहत मिलेगी तो उससे समाज में पुलिस का रोल जो है वो ज्यादा अच्छा उभर कर सामने आएगा। जो मुकदमे दर्ज करने में पुलिसकर्मी विलंब करते हैं, इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हम पुराने आंकड़ों पे चलते हैं। NCRB हो, चाहे वो हमारे जिलों में जो क्राइम मीटिंग्स में जो 5 वर्षीय आंकड़े, 3 वर्षीय आंकड़े रखे जाते हैं महीने के, हर थाने के आंकड़े रखे जाते हैं। हर SHO इस प्रयास में रहता है कि पिछली बार से कम, मेरे समय में पिछली बार से कम क्राइम दिखाया जाए। यही SP चाहता है, यही हर लेवल पे होता जाता है। मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूं कि ये जो आंकड़ों की बाजीगरी है, इसको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। जो पब्लिक का जो परसेप्शन है पुलिस के बारे में, पब्लिक क्या सोचती है उस जिले की पुलिस के बारे में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केसेस लिखने में विलंब नहीं करना चाहिए, केसेस दर्ज होने चाहिए और केसेस दर्ज करके उनकी विवेचना होनी चाहिए। और जो भी अपराधी उनमें लिप्त हैं जो कि पब्लिक परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हमारे द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा अगर पुलिस करेगी, मेरा मानना है कि पुलिस को नेक नामी मिलेगी। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो 24 घंटे कार्यरत रहता है, जिसकी सेवाएं हर समय आवश्यक होती हैं। 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हो सकता है रात में या कभी कि कोई सुबह 3 बजे का वक्त है, 4 बजे का वक्त है, कि उस समय कोई ये कह दे कि नहीं साहब, हम पुलिस उस समय आराम कर रही थी। अलग अलग समय के लिए अलग अलग पुलिस फोर्स की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिससे कि अगर बाकी फोर्स आराम कर रहा है तो उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो जाए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और इसलिए मेरा बड़ा एक दृढ़ एक विश्वास है कि पुलिस विभाग बहुत ही उपयोगी विभाग है और उसको हमें जनता की अपेक्षाओं पे खरा रखने के उद्देश्य से हमको उसकी व्यवस्था करनी होगी। और ये हम जितनी जल्दी कर दें उतना अच्छा होगा। पीपल फ्रेंडली पुलिस जो है वो अब रखने का समय आ गया है। मुझे कल्याण सिंह जी का एक कहा हुआ, पहली क्राइम मीटिंग वो एड्रेस कर रहे थे जब वो नए मुख्यमंत्री बने थे। मैं उस समय SSP फैजाबाद था, उन दिनों बहुत एक क्रिटिकल चार्ज था। उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे आज भी दिमाग में है। उन्होंने कहा, जिस दिन पब्लिक
थाने के सामने से और सरकारी अस्पताल के सामने से श्रद्धा से सिर झुकाकर निकले, मैं मानूंगा कि उस दिन रामराज्य आ गया। जी। ये जो उनकी रामराज्य की परिभाषा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। अभी लोग अवॉइड करते हैं कि निकलना ना पड़े सामने से। तो ये जो परिस्थितियां हैं कि कभी हमें अस्पताल ना जाना पड़ जाए, सरकारी अस्पताल, कभी हमें थाने ना जाना पड़ जाए, ये परिस्थितियां जो हैं इनको बदले जाने की जरूरत है। और धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। पर राजनीतिक जो शक्तियां हैं उनसे किस प्रकार से पुलिस की दूरी बने। जैसे हम देखते हैं यूपी में, कंट्री में जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, वो एक इंडिपेंडेंट है, अपना काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई प्रदेश सरकार का या केंद्रीय सरकार का कोई दबाव नहीं है। उसी प्रकार से विभाग बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं ज्यादा अच्छी सेवाएं पब्लिक के लिए दे पाएंगे अगर राजनीतिक रूप से इम्पार्शल पुलिस रहे, सबसे बराबर की दूरी बनाकर रखे। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में मैं कह ही चुका हूं कि पुलिस रिफॉर्म्स जितनी जल्दी किए जाएं उतने अच्छे हैं। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि पुलिस में जो बहुत भारी संख्या में रिक्तियां हैं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए। उनके ड्यूटी के आवर्स भी फिक्स होने चाहिए। उनको कभी वीकली ऑफ वगैरह का भी मिलना चाहिए। उनके रहने के लिए जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, जो आदमी घंटों घंटों काम करके आता है, वो कम से कम ये अपेक्षा करता है कि उसको एक ऐसा थोड़ी चैन की नींद वो ले सके और उसको ढंग का खाना मैसेज में या घर पर उपलब्ध हो जाए। इसके लिए भी व्यवस्था हमको अवश्य साथ ही साथ करनी होगी। पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। डायल 112 की जो सुविधा है, मैं रिटायरमेंट के बाद इसको अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक कंपनी से जुड़ा हूं जहां पर कि अक्सर डायल 112 की फैसिलिटी हमारे कर्मचारी अवेल करते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है प्रदेश में, इससे लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसी फैसिलिटीज को और में बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि वो कन्वेंस की फैसिलिटी है, फ्रेश रिक्रूटमेंट की स्थिति है। होता क्या है, रिक्रूटमेंट होता है, इतने में इतनी रिक्तियां और हो जाती हैं कि वो जो रिक्रूटमेंट है वो सब जो है निष्प्रभावी हो जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि जैसे जैसे रिक्तियां होते चले वैसे वैसे रिक्रूटमेंट साथ के साथ होता चले, जिससे वैकेंसीज ना रहे। किसी भी विभाग में वैकेंसी चल जाएंगी, पर पुलिस विभाग में जो वैकेंसी है या जो नए नए ब्लड का इन्फ्यूजन है, जो नए कर्मचारियों का आना है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लगातार प्रक्रिया मेरे हिसाब से जारी रहनी चाहिए। मैं इसी संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा कि पुलिस लाइंस, थानों और चौकियों का जो अपकीप है, रख रखाव है, ये भी अच्छा होना चाहिए। आप चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट से बड़े गवर्न होते हैं, आप उससे काफी आपके पर्सनालिटी पर, आपकी सोच पर फर्क पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। अगर साफ सुथरी जगह होंगी और गंदगी नहीं होगी और देखने में, जैसे हमारे कैंट एरिया है, वो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ भाई साफ सफाई है, तो इसके लिए भी फंड्स हमको अवेलेबल कराए जाने चाहिए पुलिस विभाग को। मैं हमेशा से कहता रहा कि थानों का, चौकियों का, पुलिस लाइंस का रखरखाव बहुत उत्तम श्रेणी का होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ हम जो एनवायरनमेंट देखते हैं उससे हमें बड़ा उसका प्रभाव पड़ता है कि हम गंदगी में बैठे हैं या साफ सुथरी जगह हम बैठे हैं। ये भी किया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ जो अब नए तौर तरीके आ रहे हैं तफ्तीश के, उसके हिसाब से जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज वगैरह का जो सपोर्ट पुलिस को मिलना चाहिए, ये यूपी में अभी काफी हद तक अभी ये उपेक्षित है। जितना और मिलेगा रेंज लेवल पर पुलिस को, जोन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इसका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। पब्लिक भी इसको अप्रिशिएट करती है कि फॉरेंसिक साइंस की टीम तुरंत मौके पर आ गई और आकर उन्होंने पूरा एग्जामिन किया, एविडेंस को पिकअप किया। उससे केस को मजबूत बनाने में भी हमको मदद मिलती है।
और अब समय आ गया है जबकि हम साइंटिफिक जो तरीके हैं एविडेंस के, उनके हिसाब से चलें और उनके हिसाब से चलकर हम तफ्तीश करें और कोर्ट में उसकी समुचित पैरवी हो। कोर्ट में ये सब जो फॉरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स हैं ये हम सबमिट करें, इससे हमको कन्विक्शन कराने में मदद मिलेगी। इस गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जो अभियोजन शाखा है जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड पड़ी थी उसको काफी एक्टिवेट किया है और अभियोजन शाखा से अब मॉनिटरिंग हो रही है कि किस किस क्रिमिनल के खिलाफ कौन कौन से मुकदमे में किस किस की गवाही रह गई है, किन पुलिसकर्मियों की गवाही नहीं हुई है, कौन गवाह हैं जो डर रहे हैं जिनको सुरक्षा दी जानी है, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ किस गवाहियां किस किस की बची हैं जिसकी वजह से कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है। ये अब कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई जो है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। एक क्रेडिट मैं योगी गवर्नमेंट को और देना चाहूंगा जो मैंने फील किया है कि सारे विभाग मिलकर कार्रवाइयां कर रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिला परिषद, ग्राम समाज, किस किस के कहाँ एनक्रोचमेंट हैं, किस किस ने कहाँ सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, पुलिस भी उपलब्ध कराई जा रही है उनको और ऐसी प्रॉपर्टीज को चिन्हित करके सरकारी जमीनों पे जो कब्जे हैं उनको जो खाली कराया जा रहा है। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है जो सेक्शन 27 के तहत डेवलपमेंट अथॉरिटीज डिमोलिशन के नोटिस देकर और डिमोलिशन कर रही हैं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, स्पेशली उन केसेस में जहां पर कि ये फाइनेंशियर्स हैं, गुर्गे हैं, क्रिमिनल्स के, माफियाओं के, टेररिस्ट गैंगस्टर्स के, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है क्योंकि उन्होंने मनमानी तरीके से सरकारी जमीनों पे मकान बना लिए, जमीन थोड़ी सी है, बहुत सी सरकारी जमीन अगल बगल की कब्जा कर ली। ये जो डिमोलिशंस हो रहे हैं इसका एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है और पुलिस विभाग से अपेक्षा करूंगा कि ऐसे सभी प्रकरणों में खुलकर बिना किसी को मना किए सहयोग दें और सारे विभाग मिलकर अपराधियों के खिलाफ और जो पूरा अपराध जगत एक डेवलप हो रहा था प्रदेश में, एक नेक्सस बन गया था, उसको तोड़ने में सरकार की मदद करें। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी श्री ए.के. जैन सर ने पुलिस के संबंध में पुलिस के ऊपर किस तरह का राजनीतिक दबाव पड़ता है, कुछ पुलिस कर्मचारी और अधिकारी अपराधियों से किस प्रकार से साठगांठ करते हैं, एफआईआर दर्ज कराने में किस तरह से पब्लिक को सहूलियत मिलनी चाहिए और पुलिस कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, रहने की, आवास की, खाने पीने की, सर्विस संबंधी मैटर्स हैं, उसमें पुलिस को इफिशिएंट बनाने के लिए किस तरह का सहयोग प्रदान किया जाना अपेक्षित है, इस पर विस्तार से प्रभाव डाला। साथ ही आपने वर्तमान परिदृश्य में वर्तमान सरकार द्वारा जो भूमाफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको सराहा और इस बात की अपेक्षा किया कि अगर प्रशासन के विभिन्न सेगमेंट मिल करके काम करें तो हम एक अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे बीच डॉक्टर आशा खरे मौजूद हैं। आपने इंग्लिश डिपार्टमेंट से इंग्लिश साहित्य में एमए किया है और काफी सीनियर फेलो हैं। आप इग्नू में अध्यापन कार्य कर चुकी हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी जुड़ी हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं, मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में अपना प्रश्न रखें। आपका माइक ऑफ है मैडम, आपका माइक ऑफ है। प्रश्न बाद में ले लेंगे सर, पहले अगर वो सुन नहीं पा रही है शायद, प्रश्न बाद में। अच्छा ठीक, स्पीकर राइट। मणि प्रसाद मिश्रा सर अपियर हैं। नवीन, हाँ मिश्रा सर है सर। हाँ, मणि प्रसाद मिश्रा जी अपियर हैं, मिश्रा दिख रहे हैं। ही इज नॉट ऑन स्क्रीन। हाँ है सर, है अपियर है सर वो। अच्छा, मणि प्रसाद मिश्रा सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? उनकी आवाज नहीं आ रही है। उनका माइक ऑफ है सर, उनका एट प्रेजेंट अभी। मैं फोन करता हूँ सर, आप उनको फोन कर रहा हूँ। मणि प्रसाद सर की आवाज
पांडे सर, हेलो। पांडे जी भी अपीयर नहीं है क्या? नहीं पांडे जी हैं। हेलो, स्क्रीन पर तो मुझे नहीं दिखे अभी। हेलो। निशा जी हेलो, अरविंदर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, क्या इजाजत है? जी प्लीज। हाँ आप। हेलो जी सर, आप मुझे सर, मैं मनीष देव, मैं सुन पा सर रहा मैं हूँ मनीष देव शांडिल्य हूँ, आपका बहुत ही ज्यादा जूनियर हूँ, प्रयागराज विश्वविद्यालय का ही छात्र रहा हूँ। जी। सर जैसे हम जैसे युवा लोग सर अगर आना चाहते हैं पुलिस विभाग में काम करने के लिए, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं बेसिकली। अगर हम बेसिकली बहुत लोअर लेवल से शुरू करें तो कांस्टेबल की पोस्ट आती है, उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और उसके बाद फिर स्टेट पीसीएस के थ्रू हम आ सकते हैं, फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू आ सकते हैं। इतनी मुझे जानकारी है सर। और जैसे इन सब के अतिरिक्त भी कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम पुलिस विभाग को अपनी सेवा दे सकें? देखिए, कुछ होमगार्ड के अधिकारी जुड़े रहते हैं जो कि पुलिस विभाग में सहयोग करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सहयोग करते हैं पुलिस का। और बाकी तो सिविल सर्विसेज के और विभाग जो भी हैं उनके लोग सब लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में सब साथ साथ ड्यूटी मिलकर करते हैं। तो पुलिस के लेवल पर तो रिक्रूटमेंट 4 ही स्टेज पर है। हमारे यहाँ तो कंट्री में 4 स्टेज पे है, बहुत से कंट्री में तो देशों में केवल एक ही लेवल पर एंट्री है। हमारे यहाँ 4 लेवल पे एंट्री का प्रावधान है। और कुछ लोग जो है वो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बनकर भी सिविल डिफेंस में रहकर भी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। मैंने लखनऊ में देखा है, कई जगह देखा है, सिविल डिफेंस वाले बड़ा अच्छा कोऑपरेशन कभी कभी करते हैं, बड़ी लाभदायक सूचनाएं देते हैं। पुलिस भी उनकी इज्जत करती है और इसमें वार्डन वगैरह बनते हैं, डिविजनल वार्डन बनते हैं। और बाकी तो होमगार्ड्स के हैं कर्मचारी अधिकारी, वो काफी ड्यूटी पे लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं वो अपना आवश्यकता अनुसार आते हैं। पीएसी है वो बात वही हो गई जो हमारा पुलिस का ही विंग है। तो ये है। ओके सर, जैसे आजकल सर डिजिटलाइजेशन का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर पुलिस विभाग के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो जैसे आम जनता के रूप में हम यंगस्टर्स क्या पुलिस विभाग के आंख और कान बन सकते हैं विदाउट अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए? लाइक सोशल मीडिया का यूज तो हो रहा है कि आजकल ट्विटर पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इसके अलावा वहाँ पे एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है ट्विटर वगैरह पे। इसके अलावा कोई और ऐसा ऑप्शन जिसके थ्रू हम ऐसा कुछ कंप्लेन्स वगैरह या इस तरह कोई बात रिपोर्ट कर सकेंगे? साइबर सेल से हैं अधिकारी कर्मचारी, वो पब्लिक का सहयोग लेते हैं। जो हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है वो सहयोग लेता है बहुत से लोगों का। मुझे इसमें बहुत डिटेल्स में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पर ये सहयोग धीरे धीरे कई चीज में उस विभाग पब्लिक से ले रहा है। ट्विटर वगैरह हम लोग के समय में उतना नहीं था, ट्विटर है, सब चीजें हैं, उसपे अवेलेबिलिटी है यूपी पुलिस की, और वो पब्लिक से सहयोग की अपील भी करते हैं। देखिए, पब्लिक तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति जो कि जिनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना हो, वो बहुत अच्छी सूचनाएं दे सकते हैं और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहुत बहुत लाभकारी पुलिस विभाग के लिए सिद्ध हो सकती है। ऐसे केस में कई बार ऐसा होता है कि पुलिस विभाग वाले खुद ही परेशान करते हैं, जो सूचना देते हैं उन्हीं को परेशान करने लगते हैं, तो ऐसा कुछ इसलिए तो ये गलत है, ऐसा कोई करता है। इसके लिए मैं सलाह दूंगा कि अगर आप थोड़ा किसी सीनियर टच में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय ये कि बहुत जूनियर लेवल पे जो है सीनियर के टच में रहें, वो आपको पूरी रिस्पेक्ट वहां से मिलेगी। जी जी ठीक है, थैंक यू सर।
थैंक यू। सारी यहाँ नोएडा में नेटवर्क चला गया था, बहुत तेज बारिश हो रही है और तूफान जैसा आ गया था, इसलिए कट गई है। मैं क्षमा चाहूंगा अनुरोध के लिए। हमारे भी श्री मणि प्रसाद मिश्रा जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। श्री मणि प्रसाद मिश्रा जी IAS संवर्ग के अधिकारी रहे हैं और आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA और MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया। IAS में आप 1998 बैच आपको हुआ। सेवा में 25 वर्ष की सेवा करने के उपरांत आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप 2015 से 2017 तक सेक्रेटरी होम उत्तर प्रदेश में रहे हैं और उस दौरान का चुनौतीपूर्ण स्थितियों का आपने सामना किया। वर्तमान समय में आप NHAI में एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। मिर्जापुर जनपद के रहने वाले हैं और मैं मिर्जापुर में तैनात रहा हूं, तो कई बार आपसे मुलाकात होती रही है। मैं सर का स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आज चूंकि आप सीधे होमवर्क में रहे हैं और पुलिस तो से संबंधित उन बिंदुओं पर प्रकाश डालने का कष्ट करें, जिससे कि हम अपने पुलिस को अधिक रिलेवेंट बना सके। श्रीमती मिश्रा जी को लगता है आवाज नहीं मिल रही है। सर स्क्रीन ही नहीं शेयर हो पा रही है उनकी। हेलो विनोद जी, आपको मैंने उनका नंबर अनम्यूट म्यूट म्यूट है शायद। विनोद जी को है, मैंने आपको नंबर भेजा। सर हम लोग राजेश पांडे, ठीक है सर, ये मिनट में तब तक हम लोग सर राजेश पांडे सर को इतने ऐसे सिंह साहब, राजेश जुड़े हुए हैं, कविन जुड़े हुए हैं, KP सिंह जुड़े हुए हैं। हाँ हमारे राजेश पांडे जी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। इस संबंध में आपने 1982 में बॉर्डर में किया और आप लाहौरापुर एक कस्बा है, गांव है इलाहाबाद में, यूपीडा में सर आपकी आवाज कट रही है। सर हाँ, राजेश सर को मौका दें सर। आपकी लो कनेक्टिविटी की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है इस वजह से। मैं पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आपका पांडे सर। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत सीनियर हमारे दीवार को प्रणाम करता हूँ। जैन सर को प्रणाम करता हूँ। हमारे कुलीग, हमारे बैचमेट रवि बली जी भी हैं, तमाम अपने काम। और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज यहाँ पर का मौका दिया। जैन सर ने मोटी मोटी सारी बातें दी, क्योंकि भी उनका जो फील्ड में काम है वो लोग फॉलो
फोकस किया है चीजों पे। पहला, पुलिस रेस में जो हमारे मील का पत्थर है प्रकाश सिंह साहब का के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लगभग सभी चीजें उसमें कवर की गई हैं पुलिस रिफॉर्म से संबंधित। पुलिस को इंडिपेंडेंट कि कैसे हम करें, कैसे हम उसको क्रचेस से मुक्त करें, कैसे हम उसकी ले बढ़ाएं सर्विस पोस्टिंग के दरमियान। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि प्रकाश सिंह वाले उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। यही यथार्थ है, यही सत्य है। अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ईमानदारी से, स्टेट्स उसको इम्प्लीमेंट करें, तो एक तो थोड़ा स्थायित्व आएगा, जो हर 6 महीने पे सब बदल रहे हैं इसमें कमी आएगी, लोगों को समझने का मौका मिलेगा और समस्या को समझने का मौका जब तक नहीं मिलेगा उसका समाधान संभव नहीं है। सर ने दूसरी बात जो बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्यवहार में हमारे पुलिस कर्मियों की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, उनका व्यवहार है, वो अभी सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो अभी जो अपेक्षा है, जो विभाग की अपेक्षा है, जो तमाम सरकारों की अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर अभी हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे। तीसरी बात हमने ये बताई है कि अब जो विवेचना के नए तरीके हो, सर्वे हो, सीरिया के तो हम उसका हमें मिल जाए, उसको डिसेंट्रलाइज करने से रिलेटेड हो। सर ने इन 3 बिंदुओं पर फोकस किया और यही 3 बिंदु आज के लिए बहुत मोर रिलेवेंट। इनमें कुछ चीजें मैं ऐड तो करने का है, कुछ इसके इतिहास को अगर समझ रहे थे, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अपने पे था, डकैती अपने चरम पे थी, रोड होल्डअप अपने चरम पे था और अपहरण अपने चरम पे था। और इसी दौर की उपज वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री के बावजूद आज लोकसभा और विधानसभाओं में, ये उसी दौर के हैं, सब उसी दौर के क्रिमिनल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं उनको, ये उसी दौर के हैं। मुझे सर की एक बात, जैन सर की एक बात याद आती है, शायद अगर मैं गलत नहीं सर तो करेक्ट करिएगा, शायद फतेहपुर में थे और रोड होल्डअप ने थी, ट्रक के ट्रक लूट लिए जाते थे और आप ट्रक में ऊपर की तरफ सवार होकर अपना असला लेते। आप अंदाज ने उनका मुकाबला किया था, वो जिले के एसपी थे और रोड होल्डअप की घटनाओं को, डकैती की घटनाओं से निपटने उनको खुद सड़क पर उतरना पड़ा उस पर। सर मैं सही कह रहा हूँ शायद ये तो? आप बिल्कुल ही कह रहे हैं। वो उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वहां से MP थे, प्रधानमंत्री थे देश के, और एक एक छोटी छोटी घटना उन तक पहुंचती थी। तो ये बांदा रोड जो जाती थी ललौली होकर, इसमें जो है डकैत रोड होल्डअप की घटना होती थी। तो एक मुठभेड़ की थी, हम लोगों ने डाले पर बैठ के, मैं था और ध्रुवलाल यादव इंस्पेक्टर कोतवाली था जो बाद में शहीद हो गया, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, हमारा इलाहाबाद हिंदू हॉस्टल में रहता था। हाँ, तो एनकाउंटर किया था, उसके बाद फिर रोड होल्डअप की घटना होना बंद हो गई। सर मैं वो दौर था जो अपराध का दौर था सर, पुलिस के सबसे कठिन दौर था सर। और उसी पीरियड में सर हमारे सीनियर्स जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मणि प्रसाद मिश्रा साहब ने भी वो दौर देखा है, सर ने वो दौर देखा है, हमने वो दौर देखा है। वो बड़ा खराब दौर था सर, लेकिन अच्छा ये है मिल हो गई है। आपने जिस 112, अब तो अगर कोई 112 को बता देता है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। रिस्पांस टाइम भी इतना बढ़िया है, तो एक तो ये खत्म हो गया सर, ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
रोड होल्ड अप, ये भी और छोटी मोटी घटनाएं वैसी इंटेंशनल। नहीं तो सर आपको याद होगा सर, तो उस जमाने में वो डकैती वाले जो इलाके थे फतेहपुर से लेके और बांदा से तक, और इधर जो इलाके थे जालौन निटास, रात ऐसी नहीं बीती थी जिस रात में रोड होल्ड अप की सूचना तार बांध के कर लिया, पेड़ गिरा के कर लिया, खड़े होके फायर करके कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट सर ये हम यूपी पुलिस ने जो गेन किया है क्राइम की फील्ड में, एक तो सर ये रोड, तीसरी जो अच्छा ये दोनों, इन दोनों का श्रेय आता है ये जो इलेक्ट्रॉनिक युग हमारा आ गया है, हमारे पास एंड्रॉइड आते हैं, सब सतर्क हैं कि वो 112 कब डायल करेंगे, इसीलिए शायद इसमें ये कमी है सर। और अब जो हिट एंड रन है, अगर 5 मिनट के भीतर कोई अपराध हो सकता है, सीना भागे, क्योंकि रिस्पांस टाइम 7 मिनट के आसपास है। की तारीख में है वो ये है कि हिट एंड रन का टाइम जो है कि 5 मिनट के भीतर आप चेक छीन लीजिए, बैग छीन लीजिए, इवन बैंक की जो घटनाएं हो रही हैं वो सब भी 5 मिनट 7 मिनट के भीतर ही हो रही है। वो जो रात भर डकैतों का बैंक पूरे गांव को घेर के दरवाजे को कुल्हाड़ी से काट के लोग को बांध के गोलियां चला के और हो गया। तीसरा सर अपहरण की जो घटनाएं थी ये भी बहुत कम हो गई है सर। टेक्निकल अपहरण जरूर अब लिखे जाते हैं, कम हो गई। अब सर हमारे लिए एक नया चैलेंज आया है साइबर क्राइम का। इतने लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, रोज उनके खाते से पैसा खाली हो जा रहा है और उसके 50 तरीके 100 तरीके हैं इस तरह के क्राइम। एसटीएफ बनी थी, एसटीएफ का मैं संस्थापक सदस्य था। पहली बार मोबाइल फोन देखा था हम लोगों ने, सर्विलांस की बात ही सर दूर की कौड़ी थी। सीडीआर पहली बार सर मैंने मिश्रा साहब ने सर किसी मोबाइल फोन का निकाला और घंटों उसको देखते रहते हैं एक्चुअली या मिंग आउट गोइंग का क्या मसला है। लेकिन आज सर हर थाने में एक क्राइम ब्रांच की यूनिट है जो सीडीआर की एनालिसिस कर रही है। हर रेंज हेडक्वार्टर पे एक एफएसएल की यूनिट बन गई है सर। जो हमारे साथ दिक्कत हुआ करती थी कि हम 3-4 माल जो बहुत जाते थे और सालों में लौट के आते थे। एक तो जिस असलहे से अपराध हुआ है उसकी टेस्टिंग होने के लिए जाती थी। दूसरा सर वो जो हस्तलेख मिलान के लिए भेजे जाते थे जो फ्रॉड के केसेस होते थे। तीसरा सर खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी और बॉडी के का खून ये मैच करने के लिए जाता है। और डीएनए टेस्ट की तो सर बात ही बहुत दूर है कि अगर पहले तो होता नहीं था, बहुत इम्पोर्टेंट अपराध भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया तो सालों लगते थे। और इन सब में भी जाते सालों रिमाइंडर पे रिमाइंडर कप्तान लिख के थक जाता था। एक तो उसको आसान किया गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ट्रायल में एडमिसिबल किया गया। तो वो इलेक्ट्रॉनिक अब धीरे धीरे अप कर रहे हैं। बहुत कम समय में मुकदमे डिसाइड हो रहे हैं। तो ये तो सर जो सुधार हुआ है पुलिस में सीसीटीवी आ रहे हैं। अब हमारे पास सर उसकी लोकेशन निकलने लगी कि अब हमारे पास सर सीडीआर एनालिसिस के बहुत ढेर सारे टूल्स आ गए। एसटीएफ बहुत स्ट्रांग हो गई इस मामले में, एटीएस बहुत स्ट्रांग हो गई इस मामले। अब वो चीजें जो पहले हुआ सर वो नहीं है, लेकिन अब नए चेंज, एक ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन और ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, दो, और साइबर क्राइम, ये सर इस समय पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई दो राय नहीं। और मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ सर, आपकी बात में रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक जो हमारा लैंडमार्क है पुलिस सुधार, प्रकाश सिंह साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब तक लागू नहीं करती,
तो ये हमारे टेन्योर जो जिलों में आप देख लें सर, एसपी का टेन्योर कितना कम हो गया। 3 साल पहले सर रहा करते थे, तो सर 6 महीने 8 महीने साल भर में, और डाउन द लाइन आप जहां एसओ तक अगर पहुंचेंगे सर 8 महीने, तो वो तो 6-8। जबकि प्रकाश सिंह साहब की वाले उस जजमेंट में वो बहुत बहुत वेल डिफाइंड है कि इसका कितना टेन्योर कहाँ रहेगा और उसको कैसे आप हटा सकते हैं, या उसकी अगर कोई गलती है तो आप कैसे उसको उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ये जो पुलिस सुधार है इसमें वो गति नहीं होगी जो होनी चाहिए, जिसकी अपेक्षा सबको रही है सर। दूसरा, व्यवहार की बात। व्यवहार सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने जब नौकरी शुरू की थी सर, और संभवतः आपने भी जब शुरू की थी, सिपाही की सिपाहियाना जो कहते थे हम लोग सर, हाई स्कूल पास और इंटर पास इनकी क्वालिफिकेशन होती, और भर्ती होने लगती थी तो उस समय जिले का एसपी ही सर सर्वे कर रहा होता था, वही भर्ती कर लेता था। थानेदार कोई आया बोले सर मेरा बेटा है या मेरा लड़का है, मेरा भाई है, तो उसकी भर्ती हो जाती है। फिजिकल फिटनेस अगर उसकी प्रॉपर है, वो क्वालिफाई करता है। लेकिन अब जो नया बैच 2021 में आया सर, जो नया बैच 2018 में आया, उसमें सर एमबीए भी हैं, बीटेक भी हैं, बीबीए भी हैं, बीसीए भी हैं और एमसीए भी हैं। मैं सिपाहियाने की बात कर रहा हूँ, मैं कांस्टेबल्स के रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा जो लोग में जो बदलाव आया है, करते थे जो आपने सर उद्धृत किया माननीय कल्याण सिंह जी की बात, कि जिस दिन पब्लिक का आदमी थाने और अस्पताल के सामने से, आज भी सर वो बात नहीं पा रही है। ये लगता है तो कहीं थप्पड़ न मार दे। गाड़ी अगर चालान के लिए या चेकिंग के लिए रोकी जाती है तो सामने वाले को यही दिक्कत है कि कहीं ये हमको पीट न दे, कहीं हमें ये बेइज्जत न कर दे। लेकिन सर सीसीटीवी ने इसमें बहुत सुधार भी किया है। तमाम जो भ्रष्टाचार के मामले हैं सड़कों पर पुलिस से संबंधित, उसकी सीसीटीवी फुटेज कहीं न कहीं मिल रही है, कहीं न कहीं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। नहीं तो एक बार मान लिया शिकायत हुई भी सर, जांच में 6 महीने लग गए, को बुलाने में और 6 महीने लग गए, जब तक वो से आगे आई जांच कर रहा है आपके आई, तब तक सर कप्तान भी बदल गए, एसपी भी बदल गए, और फिर उसकी मौज हो गई। थोड़ा ठीक हुआ है सर, लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि जो हमारे शुरू हुई है साइबर क्राइम, हमें डाउन द लाइन कौन से भी तक एजुकेट करना होगा। इसकी थोड़ी सी अभी है, हालांकि धीरे धीरे लोगों ने गूगल से और तमाम यूट्यूब के कंटेंट से, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता अभी भी है। कि जो हमारे नई विधाएं हैं, मैं सर कृष्णा बोकारी एक हत्याकांड था अभी गुजरात में, एक लड़की को उसके प्रेमी ने उसके घर के बाहर शाम को 4 बजे और गर्दन उसकी काट दी। ऐसा देखने वाले, घटना को देखने वाले 300 लोग थे सर, और लगभग सभी ने इसकी घटना की वीडियो सर उसका फॉरेंसिक एनालिसिस करवाया कि ये वीडियो इनके मोबाइल से शूट किया जाए, और इनकी लोकेशन उसमें वहां थी। केवल उतनी ही गवाही कराई और सर 4 महीने में उसे फांसी की सजा हो गई, और अकाट्य तर्क हैं और सब अकाट्य एविडेंस है और सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसका कोई तोड़ नहीं। ये अब जो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जमाना आया है सर, इसके इस्तेमाल करने के लिए, केस डायरी में इसको लिखने के लिए कैसे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और दूसरे हमारे सरकारी वकील हैं वो इस चीज पर बल देने के लिए, बहुत आसान हो गया। पहले के नाम नहीं लूंगा, इतने सबके सामने दिन में हत्याएं हुई, लेकिन कोई भी गवाह अदालत में पहुंचकर गवाही नहीं दे पाया। या तो वो होस्टाइल हो गया, बहुत जिद की तो मारा गया, या फिर उसको अदालत तक पहुंचने नहीं दिया गया। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आ रही है, सीसीटीवी फुटेज भी लगा रही है, कन्वर्सेशन की डिटेल्स भी लगा रही है, ये सब लगा रही है, लेकिन
इसको प्लीड करने के लिए कोर्ट में जो लोग हैं उनको भी इस बात को जानना होगा, सीखना होगा। बस इतनी सी बात। सर कंक्लूड कर सर। हाँ, मैं वही कह रहा, मैंने वो बताया कि अब जो चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, कैसे हम पुलिस को रिलेवेंट बनाएं। रिलेवेंट तभी होगी जब किसी के साथ कोई घटना हुई, हम उसका अनावरण कर दें और हमारा कंप्लेंट हमारे एक्शन से सेटिस्फाइड हो, और एक के बाद दो, दो के बाद 4 और 6, ये जब सेटिस्फाइड होंगे कि तब ये माना जाएगा कि नहीं, पुलिस अब अच्छे से काम कर रही है। तो अब जो टाइम जो पहले वाले थे वो ऑलमोस्ट भी कम हो गई। अब जो क्राइम है, इससे लड़ने के लिए, इससे जूझने के लिए और अदालत तक लॉजिकल लाने के लिए हमें ये नई उसकी जो नई पौध है हमारी करना होगा, उसको दिखाना होगा, बताना होगा और फिर उसे लॉजिकल रिस्पॉन्स करना होगा। इतनी सी बात। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अभी राजेश पांडे जी ने वर्तमान समय में अपराधों की जो एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई है, नई प्रवृत्ति आई है, साइबर क्राइम से संबंधित अपराध, बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही आपने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य में हमारे समक्ष जो नई भर्तियां हो रही हैं, उसमें काफी पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, जिससे कि पुलिस का जो बिहेवियर है उसमें भी परिवर्तन आया है। अब पांडे जी अपनी किस्सा गोई के लिए जाने जाते हैं और यूट्यूब चैनल पर एक किस्सा गोई नाम से आपकी बड़ी लंबी श्रृंखला रही है। तो कभी मौका मिला तो आपके किस्सा गोई से संबंधित वक्तव्यों को हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मणि प्रसाद मिश्रा जी को। तो 2015 से 2017 तक होमअप में अपनी सेवाएं सचिव के रूप में दे चुके हैं श्री मणि प्रसाद मिश्रा जी, प्लीज कैरी ऑन। नमस्कार, इससे मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, इट इज जस्ट क्लियर, प्लीज कैरी ऑन सर। मैं पहले जैन साहब को नमस्कार करना चाहता हूं और साथ ही साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपने एक बड़ी अच्छी पहल किया है, इसके लिए आपको विशेष रूप से मैं अपनी ओर से क्या कहना चाहिए, अभिनंदन करना चाहूंगा कि ये एक अच्छी जो है श्रृंखला है आपने शुरू की है, उसका निश्चित रूप से जो है वो सार्थक परिणाम सामने आएगा, चिंतन में बदलाव आएगा और एक माहौल बनेगा। जैन साहब को मैंने बहुत विस्तार से सुना, आप सबने सुना, पांडे जी को भी हम लोगों ने सुना। मेरा जो सेवा का और विशेष रूप से पुलिस विभाग में होम सेक्रेटरी के रूप में रह करके पूरे प्रदेश स्तर पर देखने का, समझने का मौका मिला। अब पुलिस सुधार, मैं बहुत विस्तार में उन पहलुओं पर नहीं जाऊंगा जिन पर जैन साहब ने बहुत ही बारीकी से और विस्तार से प्रकाश डाला हुआ है, और पांडे जी ने उसमें और भी नई बातें जोड़ी हैं और अपनी चिंताएं भी उन्होंने व्यक्त किया है। मैं ये करना चाहूंगा कि जो प्रकाश सिंह जजमेंट है, वो जजमेंट इनफैक्ट उसमें सारी बातें समाहित हैं, क्योंकि उसका जो मूल है, उनकी जो पिटीशन थी, वो पिटीशन 1977 से 81 के बीच में नेशनल पुलिस कमीशन बना, जो आजादी के बाद का पहला पुलिस कमीशन था, और जिसने 8 खंडों में अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के जो सेलिएंट पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो रिट पिटीशन दाखिल की गई थी। और उसके बाद जो करीब 10 वर्ष लग गए थे, 1996 में पिटीशन दाखिल हुई थी और 22 सितंबर 2006 को यह जजमेंट आया था। उस जजमेंट में 7 पॉइंट्स थे, जिनमें 6 पॉइंट्स स्टेट्स को एडजस्ट करने थे और 1 सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को करना था। हम सब जानते हैं कि पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और सब कुछ कार्रवाई पुलिस को ही करनी होती है, स्टेट को करनी होती है। देखिए, हम इसके विस्तार में जाएं, इसके पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आजादी के ठीक बाद कुछ दशकों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, इसलिए कि वो जो पीढ़ी थी, वो पीढ़ी आजादी से की लड़ाई से या तो सीधे जुड़ी हुई थी या उसने उसको देखा हुआ था।
और एक बहुत महान आदर्शों को लेकर के वो लोग, चाहे वो राजनीति में रहे हो या वो पुलिस में रहे हो, प्रशासनिक सेवाओं में रहे हो, या फिर एक्टिविस्ट के रूप में किसी भी क्षेत्र में काम करते रहे हो, और अथवा वो जन सामान्य ही क्यों न रहे हो, सिविल सोसाइटी के लोग। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और राजनीति में ऐसे तत्वों का प्रवेश हो गया जिनको हम अपराधी कह सकते हैं, ये जब से राजनीति में वर्चस्व की स्थिति में आए हैं, उसके बाद से लेकर के पुलिस की चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। वो इस मायने में कि क्योंकि वो शासन के अंग बन चुके हैं, शासन में किसी न किसी रूप में है, उनको इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में शासन को, इस वजह से पुलिस जो और भी अच्छा कार्य कर सकती है उसको करने में उसके सामने समस्याएं आती हैं, उसके सामने जो है वो दिक्कतें आती हैं, और कई बार अच्छे से अच्छे अधिकारी अच्छा काम करते हुए दंडित भी हो जाते हैं। इसके उदाहरण हमेशा देखने को मिलते हैं। वर्तमान समय तो बेहतर समय चल रहा है, क्योंकि इसमें लोगों को दंड देने के पहले काफी कुछ सोच समझ करके काम किया जा रहा है, और टेन्योर की भी गारंटी है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली हर संवर्ग में, केवल पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं आईपीएस ऑफिसर्स, पीपीएस ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे तक भी टेन्योर की जहां तक स्थायित्व की बात है वो हमको मिल रहा है। पर वो जो तत्व है जिसको मैं इंगित करता था कि जो अपराध जगत से जुड़े हुए लोगों का राजनीति में जो प्रवेश हुआ, उसके कारण पुलिस की चुनौतियां बढ़ी हैं, और उन चुनौतियों के समाधान के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रकाश सिंह जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्देश हैं उन निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए, उनको लागू किया जाए। आपको इस सबके जानकारी के लिए मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि वो पहला जो निर्देश है वो ये है कि हर स्टेट अपना स्टेट सिक्योरिटी कमीशन नियुक्त करे। इस कमीशन की अध्यक्षता जाहिर है मुख्यमंत्री जी करेंगे संबंधित प्रदेश के, लेकिन उसका जो कंपोजिशन होगा उसमें अपोजिशन के होंगे, उसमें सिविल सोसाइटी के भी ऐसे लोग होंगे जिनकी निष्पक्षता, जिनकी आम ख्याति संदेह से परे होगी, ऐसे लोग की। तो ये है। दूसरा बिंदु है कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाया जाए। उच्च स्तर पर अधिकारियों की एक ऐसी कमेटी प्रत्येक राज्य में बननी चाहिए जो तैनातियों के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता को देखेगी और उनकी उपयुक्तता के पश्चात वो रिकमेंडेशन करेगी, और उसी रिकमेंडेशन के आधार पर जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के हों अथवा पुलिस के माध्यम से जो शासन में प्रस्ताव आएंगे उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा उसका जो अहम बिंदु है वो ये है कि स्टेट कंप्लेंट्स अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी स्थापित की जाए। स्टेट कंप्लेंट्स अथॉरिटी में जनरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस बनाया गया है, और इसी प्रकार जो जिले स्तर की कंप्लेंट अथॉरिटी होंगे उन अथॉरिटीज में के रिटायर्ड ऑफिसर्स को अध्यक्ष बनाए जाने का प्राविधान है, व्यवस्था है। चौथा बिंदु है कि डीजीपी की तैनाती पिक एंड चूज के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर ऐसे अधिकारियों को जिनके बारे में माना जाता है संबंधित सरकारों द्वारा, संबंधित पार्टी इन पावर के द्वारा कि ये हमारे लिए अधिक उपयोगी होंगे, ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करके तैनात करने की जो एक परिपाटी चली आ रही थी उस पर विराम लगाने के लिए ये कहा गया कि फील्ड ऑफ एलिजिबिलिटी में आने वाले अधिकारियों की, डीजी रैंक के अधिकारियों की एक लिस्ट संबंधित राज्य भेजेगा, वो लिस्ट यूपीएससी को जाएगी, यूपीएससी उसको देखेगा, और देखने के बाद वो तीन नाम जो तीनों उपयुक्त होंगे उनको 1, 2, 3 के क्रम में भेजेंगे, और उसके आधार पर हेलो, हाँ जी, हाँ सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, और उसके आधार पर सरकार किसी एक को 1, 2, 3 में किसी एक को तैनात करेगी। अगला है कि इसी प्रकार उनको एक फिक्स टेन्योर भी दिया जाएगा। पहले तो देखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को रखा जाए जिनका तत्काल रिटायरमेंट न हो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिनको भी सरकार तैनात करेगी उनको 2 वर्ष का मिनिमम टेन्योर दिया जाएगा, ताकि वो स्थायी रूप से कार्य कर सकें, और जो भी करें उसको वो अपने कार्यकाल में, अपने सभाकाल के दौरान उसका कार्यान्वयन भी कर सके।
इसी प्रकार डीजीपी के साथ साथ नीचे के अधिकारी जो फील्ड लेवल पे काम करते हैं, जो जोन्स में आईजीज हैं, अब तो एडीजी रैंक के अफसर होने लगे हैं, जो आईजीज और एडीजीज काम करेंगे, ऐसे ही रेंज लेवल पे जो डीआईजी आईजी काम करेंगे, और ऐसे ही जिले स्तर पे और यहाँ तक कि थानाध्यक्ष स्तर पे भी ये कहा गया है कि कम से कम 2 वर्ष का इनको मिनिमम टेन्योर दिया जाए ताकि स्थायित्व मिल सके, इनको काम करने आजादी सके। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण है जो शायद मैं समझता हूँ कि पब्लिक के लिहाज से, हालांकि सारे बिंदु जो है अल्टीमेटली ये सारे अधिकारी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो है कि विवेचना और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम से अलग कर दिया जाए, खास करके बड़े शहरों में। ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, निर्देश है, जिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रही है। 7वां बिंदु जो यूनियन गवर्नमेंट से वो ये था कि इसी तरह की व्यवस्था सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए भी होनी चाहिए। तो ये 7 बिंदु मोटे मोटे हैं जो प्रकाशन जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे रखे हैं। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्थिति है, देखिए तब से लेकर के बराबर ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। अभी ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के ही जो है परिव्यू में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकारों ने क्या किया कि अपने अपने ढंग से इनका अनुपालन भी किया है, जो अनुपालन होते हुए भी नहीं अनुपालन की स्थिति में है। वो मैं उसको विस्तार से नहीं आपको बताने की आवश्यकता समझता हूँ, आप सब समझते हैं। हम लोग प्रदेश स्पेसिफिक बात अगर न करें तो प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रांतों की भी बात करें तो स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। पता लगा कि हम किसी को यूं ही जो है वो कार्यवाहक बना करके अपना काम चला लेंगे, हम आपके आदेश का पालन नहीं करते हैं। कई बार चुनाव के दौरान सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के निर्देश के बावजूद भी जो उसका पालन नहीं हो पाता है। ये स्थितियां भी हमारे सामने हैं। ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जजमेंट में कि ये सारे निर्देश राज्यों पर तब तक बाध्यकारी होंगे जब तक कि आप अपना पुलिस एक्ट नहीं बना लेंगे। वो पुलिस एक्ट 17 राज्यों ने बना रखा है अपना, 17 राज्यों में। आप हम सबको जानना चाहिए कि 17 राज्यों ने अपने नए पुलिस एक्ट बना भी रखे हैं, लेकिन उस पुलिस एक्ट को भी उन्होंने अपने ही ढंग से बना लिया है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आके ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो अपना पुलिस एक्ट बना लिया है और हम अपने पुलिस एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। पॉलिसी मैटर में जनरली गवर्नमेंट्स इंटरफेयर नहीं करती हैं, इस वजह से उनको इस बात की छूट मिल जा रही है। तो एक तो ये हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सभी लोगों को सेवा में, सेवा के बाहर, सिविल सोसाइटी, सबको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पुलिस के साथ जुड़ करके पुलिस की सेवा को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक, अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। उन सबको मिल करके ऐसा प्रयास करना होगा, ऐसा माहौल बनाना होगा कि पुलिस को काम करने की आजादी मिले, उनको निष्पक्ष रह करके काम करने की स्वतंत्रता मिले और उनको वो सारे साधन संसाधन और सेवा से संबंधित जितने भी उनको अनुकूल परिस्थितियां हैं वो सब प्रदान की जाए ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। हमारी पुलिस फोर्स चाहे वो हमारे प्रदेश की हो या अन्य प्रांतों की हो, जिन परिस्थितियों में भी कार्य कर रही है, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रही है और ये सिद्ध करती है, उनका ये परफॉर्मेंस, उनकी ये कर्तव्यनिष्ठा जाहिर करती है कि अगर उनको और अच्छा माहौल दिया जाए तो शायद बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारा जो सेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो हो डेमोक्रेटिक सेटअप वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। अल्टीमेटली पब्लिक जो है वो सब कुछ है। पब्लिक को संतुष्ट करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए पीपल फ्रेंडली होना, पब्लिक के लिए समय हमेशा उपलब्ध होना, पब्लिक की बात को सुनना और जहां तक उसमें जायज तत्व समझ में आए, जायज बात समझ में आए, उसको तत्काल लागू करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। और कई बार इस तरह के इंटरफेरेंसेस होते हैं कि हमें जानते हैं कि ये सही है, लेकिन इतना दबाव पड़ता है विभिन्न कारणों से कि हम चाहते हुए भी अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो उससे इंसुलेट करने के लिए हम अमूल चूल बदलाव करें और जो 1861 का पुलिस कानून है, उस पुलिस कानून को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप और नेशनल पुलिस कमीशन की संस्तुतियां
हालांकि ये 40 साल पुरानी हो गई हैं, 4 दशक के आसपास हो रही हैं, लेकिन अगर उनको देखा जाए तो आज भी वो रेलिवेंट है, आज भी वो रेलिवेंट है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में भी रेलिवेंट रहेगी। तो हम सब लोगों को एक ऐसे माहौल बनाने की आवश्यकता है, ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जिसमें नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशंस, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो डायरेक्शंस हैं, इसके साथ ही साथ और बहुत सी नई चीजें आ रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत बदलाव ला दिया है, और टेक्नोलॉजी में जैसा हम कहते हैं ये एनेबलर है और इसका ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट होता है। आज इसने पुलिस को भी इतना एनेबल कर रखा है कि जो काम हम सालों साल नहीं कर पा रहे थे, उस काम को हम मिनटों में करते हैं। हमने फोरेंसिक साइंस लैब्स की बात की, हमने जो है वो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की बात किया, हमने मतलब बहुत से ये जो आपके सर्विलांस के जरिए लोगों की कॉल्स को सुन करके और अपराधियों को पकड़ना, ये कितना आसान हो गया है, और यही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम ऐसे काम कर पा रहे हैं जो अतीत में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं ये मानता हूं कि प्रकाश सिंह जजमेंट में जो संस्तुतियां, जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का हमें अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा, और ये रिपिटिशन अभी भी मॉनिटर हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे। प्रकाश सिंह साहब इस पर लगे हुए हैं, लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको भी हम लोगों को मिलकर के साधुवाद देते हुए अपने सहयोग किसी भी रूप में कर सकते हो, करना चाहिए, ताकि ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री मणि प्रसाद मिश्रा जी ने अभी अपने वक्तव्य में प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से संबंधित जो 7 बिंदुओं पर अपेक्षाएं की गई हैं पुलिस सुधार के लिए, उन पर विस्तार से प्रकाश डाला। आपने ये भी बताया कि देश में लगभग 17 राज्यों ने अपना न्यू पुलिस एक्ट बना लिया है, और अपने मुताबिक उस एक्ट में उन्होंने प्रावधान भी कर रखे हैं। आपने इस बात की अपेक्षा की आपने वक्तव्य में कि पुलिस को तभी हम ज्यादा रिलेवेंट बना सकते हैं, मोर इफिशिएंट बना सकते हैं, जब उसे काम करने की आज़ादी मिले और बेहतर संसाधन मिले। आपने ये भी बताया कि यद्यपि नेशनल पुलिस कमीशन की संस्तुतियां बहुत पुरानी हैं, किंतु वो आज की डेट में भी लागू होती हैं और प्रभावी रहेंगी अगर उनका पालन किया जाए। सर, आपने अपने वक्तव्य के लास्ट में जो अपेक्षा किया कि श्री प्रकाश सिंह जी से हम लोग संपर्क करें, यह एक इत्तेफाक की बात है कि कल हम और नवीन चंद्रा जी एक राष्ट्र समृद्ध यज्ञ में उनके साथ शामिल थे, और लगभग 35-40 मिनट उनसे इसी विषय पर विस्तार से बात हुई, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि सर कल हमारा एक इस जब आप कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसमें उपस्थित रहूंगा। साथ ही मैंने उनसे यह भी अनुरोध किया कि सर हमारा एलुमनी एसोसिएशन एक नेशनल कन्वेंशन करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि उसमें मेरी सक्रिय भागीदारी रहेगी, और आप जिस भी तरह से हमसे अपेक्षा करेंगे, जो भी हमसे सहयोग चाहेंगे, वो हम करेंगे। उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि पुलिस से संबंधित कोई अगला जब भी हम वेबिनार, सेमिनार या कोई आयोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो उपस्थित रहेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अत्यंत संक्षेप में बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया, और पुलिस सुधार के लिए वाकई जिन बिंदुओं पर हमें अपेक्षा की जाती है हमसे, उन पर आपने प्रकाश डाला। अगली बार जब हम आपसे अनुरोध करेंगे सर, एक्सक्यूज मी इफ यू लाइक, में मुझे एक बिंदु और है जिसको मैं चाहता हूं कि जरूर आप सब लोगों की जानकारी में लाऊं, अगर आप इजाजत दें तो। जी। इसी जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में, इनफैक्ट जब ये रिट पिटीशन विचार इस पर चल रही थी और जजमेंट नहीं आया था, तभी भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी लेट सोली सौरभ जी की अध्यक्षता में बनी थी। उसका नाम था पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। उसने एक पुलिस एक्ट ड्राफ्ट किया, मॉडल पुलिस एक्ट, और वो 2005 में उन्होंने उसको जो है वो दिया था। भारत सरकार ने उसको R&D को दिया, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारा, भारत सरकार नेशनल लेवल पे काम करता है। उन्होंने उसको देखा और देख करके वो सर्कुलेट हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई राज्यों के द्वारा नहीं हुई, मतलब सबके द्वारा
कुछ राज्यों ने किया, जैसा कि मैंने बताया कि 17 राज्यों ने अपने हिसाब से जो बनाया था वो उसी दौरान बनाया था। इसके बाद जब 2014 में नई सरकार आई तो इस सरकार ने भी उसको अपनी ओर से 2015 में फिर से रीइटरेट करते हुए उसको प्रसारित कर रखा है। तो हमारे पास ड्राफ्ट रेडी है, वो बीपीआरएनडी की वेबसाइट पे भी है, हम सभी लोग उसको देख सकते हैं, वो देखने योग्य है। अब आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने 1861 के इस पुराने कानून को बदल करके अपना एक कानून बनाएं जो एक आजाद भारत का कानून होगा, यूनिफॉर्म होगा और उस कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि जितनी भी चिंताएं हैं हमारी, जो हमने, जैन साहब ने, पांडे जी ने, या बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं जो हम लोगों के इस संक्षिप्त वक्तव्य में नहीं समाहित हो पा रही हैं या नहीं हो पाई हैं, वो सब उसमें समाविष्ट है और उनका सबका समाधान हो जाएगा। और वैसे तो चूंकि सब कुछ इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी नए नए आयाम में रोज जो है वो हमारे सामने प्रकट हो रही है, तो बदलाव तो ऐसा है जो हमेशा जो है वो उसकी आवश्यकता रहेगी और होता रहेगा। पर हमारे पास एक ऐसी पृष्ठभूमि होगी, एक ऐसा ढांचा होगा जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा अपना है, ये पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक है, ये पीपल फ्रेंडली है, ये पुलिस फ्रेंडली है, and it caters to the needs, requirements and aspirations of all sections of society. So this is what I wanted to add. Thank you so much. धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो हमने समझा वो ये है कि पुलिस सुधार को लेकर के जितनी चीजें चल रही हैं उन सबको कंसोलिडेट करके एक माहौल बनाया जाए कि इस सुधार के लिए प्रयासरत सभी ड्राफ्ट्स को एक अमली जामा पहनाया जा सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच इस कड़ी की जी अंतिम वक्तव्य जो है वो स्मृति मालवीय जी का है। स्मृति मालवीय जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एंड सीनियर जज और वो इलाहाबाद में रहते हैं। वो जो है 20 साल से, लगभग 20 वर्ष से हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से जुड़ी हुई हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MBA किया है और एक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में, जो राजेंद्र प्रसाद इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बॉम्बे से। और ये कुंभ मेला पर भी काफी इनका अच्छा काम रहा है। तो अगर आप चूंकि स्क्रीन पर आप दिखाई नहीं दे रही हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य दें। स्मृति मालवीय। हेलो स्मृति, कैन यू हियर मी? यस, एक सेकंड। हाँ प्लीज। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस, यस क्लियर। हाँ जी, आवाज आ रही है। थैंक यू सारे हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स, मणि प्रसाद मिश्रा जी, अरविंद कुमार जैन सर, राजेश पांडे जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू एक्सप्रेस माय आइडियाज, व्यूज एट दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। हमारे एस्टीम्ड स्पीकर्स ने ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस और अपने पोस्ट पे रहते हुए क्या होना चाहिए, बहुत सारे फाइनर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किए हैं, जो अगर इम्प्लीमेंट जरा सी भी 5 या 10% भी हो जाते हैं तो भी बहुत सारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस की एज एन जर्नलिस्ट और एज अ जनरल पब्लिक। आज भी जब भी रात का समय होता है या फिर बहुत ब्लैकआउट होता है, बहुत अंधेरा होता है, उस समय हम कोई PCR वैन की आवाज़ सुनते हैं या पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते हैं तो हमें एक बड़ा अश्योरेंस ही मिलती है कि एवरीथिंग इज सेफ इन आवर नेबरहुड और हम आराम से सो जाते हैं पीसफुली। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पुलिस और पब्लिक के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत बड़ा, जो कि जैन सर ने भी बोला था, हाईलाइट किया। कहीं ना कहीं पुलिस बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करती है, ये हम भी जानते हैं, सारे प्रेशर की बात भी हुई है। और पुलिस को जो सहयोग मिलना चाहिए पब्लिक से वो नहीं मिल पाता है। वो इसलिए भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पुलिस का जो पब्लिक फेस है वो ज़्यादा एविडेंट नहीं है आज की डेट में। उसके मैं आपको 2 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दूंगी जो मैंने कवर किए हैं और मैंने देखे हैं, उसका बहुत मैसिव रिस्पॉन्स मिला। आप लोगों ने भी अपने पोस्ट पे रहते हुए बहुत सारे ऐसे काम किए होंगे
जिनके बारे में अभी थोड़ा हम और जानना चाहेंगे, आगे चल के भी एनलाइटनिंग होना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल था फॉर्मर डीजीपी सुल्तान सिंह सर का, आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे। तो वो जब एडीजी थे यहाँ पे इलाहाबाद में, तो उन्होंने बहुत सारे मेंटली चैलेंज लोग जो एबंडन कर दिए गए थे, उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया था किसी वजह से, ट्रेन में बिठा के भेज दिया, इधर भटक रहे उधर भटक रहे, तो उन्होंने अपनी पुलिस फोर्स कांस्टेबल सबको लगवाया, उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री वार्ड में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी करवाई। और जब वो ठीक हो गए तो 80% लोगों ने अपना नाम पता वगैरह भी बताया, और उसके बाद उनको फिर से रिहेबिलिटेट किया, उनके घर पे भिजवाया, और ये भी इंश्योर किया कि वो घर पे रहें और घर वाले उनको दोबारा से ना इस तरीके से भेजे कहीं पे। तो ये जब स्टोरी हमने की तो वी गॉट सो मच ऑफ रिस्पॉन्स, लगा कि अच्छा पुलिस ये भी कर सकती है, ये भी करती है। दूसरा एग्जाम्पल ये था, ये हम हमेशा देखते हैं कुंभ मेला में मैंने बहुत सारे कवर किए हैं, तो मैंने देखा कि पुलिस का बहुत ह्यूमन फेस मैं देखने को मुझे मिलता है। कभी वो किसी बहुत ओल्ड पिलग्रिम है, वो नहीं स्नान कर पा रहे हैं, उनको स्नान भी करवाते हैं, उनको छोड़ते भी हैं, कल्पवासियों को छोड़ते हैं। कई बार बच्चे बिछुड़ जाते हैं अपने पेरेंट्स से, तो उनको गोद में लेके उनको पैम्पर भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं। कितनी बार जर्नलिस्ट को भी खाना ऑफर करेंगे कि नहीं आप भी तो सुबह से खड़े हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा मतलब बहुत टच करती है ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमंस को, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा आ नहीं पाती है। जब भी मैंने ये सब स्टोरीज की तो इसका इतना मैसिव रिस्पांस मिला मेरे को, जितना कि शायद वो अखाड़ा और शाही स्नान एंड और पे नहीं मिला होगा। मतलब वो प्रोमिनेंट पिक्चर्स, वो प्रोमिनेंट हर चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट हुई। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसके लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत ज़्यादा पैसे या ट्रेनिंग या उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक मेंटर की भूमिका में आके ट्रेन कीजिए अपने ऑफिसर्स को कि किस तरीके से वो स्मार्ट और सेंसिटिव दोनों हों आज के समय में, आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सेंसिटिव इन द सेंस कि अगर किसी को रोड भी क्रॉस करना है तो वो कर दें, लेकिन साथ में वो हाईलाइट भी हो, चाहे वो सोशल मीडिया का आप यूज़ करिए, उस तरीके से नहीं हो रहा है। ऑल्दो ट्विटर पे अभी कंप्लेंट्स वगैरह आनी शुरू हो गई हैं और उसको एड्रेस भी किया जाता है, उसका फॉलोअप्स भी होता है, लेकिन ये सब फेस मिसिंग है कहीं ना कहीं। जब ये चीजें, ये जब गैप थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा तो पुलिस को ज्यादा, पब्लिक को ज्यादा ट्रस्ट होगा पुलिस पे। वो उस तरीके से वो डरेगी नहीं पुलिस स्टेशन के सामने से निकलने में या हॉस्पिटल के सामने से निकलने में। जब डरेगी नहीं तो वो ज्यादा अच्छा सहयोग करेगी और उससे पुलिस की भी एक इमेज बिल्डिंग होगी, बहुत अच्छी होगी। तो ये जो सेंसिटिव पार्ट है मैं इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस करूंगी, क्योंकि ये छोटे से ही स्टेप है बट इसका बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। एंड आई एम श्योर यहाँ जितने भी एस्टीम स्पीकर्स हैं वो इसमें एक मेंटोर की रोल प्ले करेंगे और कहीं ना कहीं सेंसिटाइज करेंगे। और मुझे ये भी पता चला कि कुंभ मेला इन सबसे पहले भी इस टाइप के सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स होती हैं पुलिस पर्सनल की, कि वो किस तरीके से बिहेव करें। तो बिहेवियर सेंसिटाइजेशन, सेंसिटिव होना, इसमें मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा आगे आ करके जितने भी हैं फॉर्मर डीजीपी वगैरह, उनको आप जब नरेट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दूसरी चीज़, आपने भी इस तरीके से जो ह्यूमन एंगल जो भी आपने काम किए हैं तो उसको भी सर आप लोग ज़्यादा हाईलाइट करिए, लोगों के भी ज़्यादा बताइए, जिससे कि ट्रस्ट इश्यूज एड्रेस हो सकें। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ब्रीफ और जो चीज़ें जिसका फार रीचिंग इम्पैक्ट हो सकता है उस पर काम करने के लिए मुझे लगता है अब आप लोग को आगे आना चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू स्मृति, आपने बहुत संक्षेप में अपनी एक मीडिया कर्मी की नज़र से पुलिस का एक वेलविशर का जो स्वरूप है उसको सामने लाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में कविंद्र प्रताप सिंह जो फार्मर आईजी इलाहाबाद रहे हैं उपस्थित हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि रनिंग में है कहीं, क्योंकि गाड़ी उनकी बार बार दिखाई दे रही है। मैं आपसे जरूर बोलेंगे, क्योंकि इलाहाबाद जो विशेष रूप से आजकल बहुत हाईलाइटेड है, वहाँ आपको कार्य करने का अनुभव रहा है और एक लंबी सेवा रही है।
हम लोग एक ही बैच के अधिकारी रहे हैं, एक ही साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने अनुभवों को साझा करें और जो हमारी विषय है उसके अनुरूप अपना वक्तव्य दें। श्री केपी सिंह सर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जय साहब हमारे डीजी रहे हैं और हम लोग डीआईजी भी रहे हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में रहे हैं प्रयाग में, और बहुत सारे जो हमारे साथ लोग रहे हैं या जो साथ नहीं रहे, हमारी यूनिवर्सिटी के एलुमनीज हैं, मिश्रा सर है, पांडे हैं, आप सारे लोग हैं। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ क्योंकि विस्तार से सारी बातें हो गई हैं और समय काफी हो गया है और मैं लगातार सुन रहा था, इसलिए मैं बात रिपीटिशन के कॉस्ट पे वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा। केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने साल हो गए, आजादी के 75 वर्ष बीत गए और हम अमृत काल में हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें बदली हैं, टेक्नोलॉजी, जिस तरह से परिवर्तन आया, जितना फास्ट चेंज है, वो पुलिस में नहीं आ पाया। खैर, रिफॉर्म की बात केवल पुलिस की जाती है, बाकी हर जगह पे होना चाहिए, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम चेंज होने की जरूरत है। केवल पुलिस रिफॉर्म इज नॉट मटेरियल, और बार बार पुलिस रिफॉर्म की बात होती है तो सारे, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेसी के रिफॉर्म्स हैं, कोई भी विभाग है, सब में रिफॉर्म की बात होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर पुलिस। लेकिन पुलिस को शायद इसलिए ज्यादा होती है कि हम सबसे ज्यादा लोगों के साथ हैं और लोगों की अपेक्षाएं और हमसे ज्यादा हैं, इसलिए अपेक्षा ये भी है कि हमारा रिफॉर्म ज्यादा हो जिससे लोगों को ज्यादा सहूलियत मिल सके। तो जो सबसे बड़ी बात है, मैं यूनाइटेड नेशंस में भी 3 साल रहा, मन अभी तक 75 वर्ष हो गए, हम कहते हैं हम अपनी पुरानी गुलामी की चीजों को छोड़ेंगे, अभी तक वर्दी में हम एक भी चेंज नहीं कर पाए। जिस चीज का कपड़े का पैंट उसी कपड़े का शर्ट, माने जो गर्मी में, माने कोई चीज को हम अपने जो कॉन्फिडेंस है, जूते वही पुराने, कोई भी रात के जूते अलग नहीं, माने कोई भी चीज बहुत हम परिवर्तन ही नहीं कर पा रहे हैं। जहां पर हैं इतना हम स्टबर्न है कि अनुशासन के नाम पे या जो चीजें, नई चीजों को हम लेना ही नहीं चाहते। एक तो सबसे जरूरत है कि हम अपनी कंडीशंस को, जैसा सर भी कह रहे थे, कि रहने के साथ साथ काम करने के जो औजार हैं, हमारी जो वर्दी है, पहले हमारा जो जूता है, हमारा जो हम जो रोज जिससे हमारे पिस्टल जहां पे रखनी है, बेल्ट है, माने पूरी दुनिया में ये चीजें बदल चुकी हैं। सारी जगहों पर बेल्ट्स बदल गए, कपड़े बदल गए, गर्मी में टी शर्ट्स हैं, पैंट दूसरी हैं, जाड़े की दूसरी चीजें हैं। वो इन चीजों पर हम कब सोचेंगे? जूते अलग हैं, रात के, दिन के अलग जूते हैं, ऑफिस के अलग यूनिफॉर्म है। तो इन बातों पर काम करने की और ये बहुत छोटा सा काम है, डीजी चाहे तो ये बातें हो जाए, इसमें बहुत ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, जो बेसिक बातें। दूसरी बात की अपेक्षा ये रहती कि हम शरीफ आदमियों से शरीफ रहें और बुरे आदमियों से बुरे रहें। प्रॉब्लम यह है कि आदतें बन जाती हैं, आदतें एक के साथ दूसरे के साथ मुश्किल होता है ये आदतों को बदलना। हमारी भाषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो बदल जाती है, तो इसके लिए जरूरत है कि हम सबके साथ एक व्यवहार करें, कम से कम व्यवहार सबके साथ एक हो, और जिस शक्ति हो तो कानून की शक्ति हो, ऑपरेशंस की शक्ति हो, माने एक सबके साथ एक मानवीय व्यवहार हो और एक्शन अलग अलग हो, ऑपरेशंस अलग अलग हो। इन बातों को समझने की जरूरत है कि हम कैसे व्यवहार एक होगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, ह्यूमन एंगल होगा। चाहे हम ही को कल जेल जाना हो, बहुत सारे बातों में सीनियर लोग जेल गए, लेकिन व्यवहार, वो अपराधी उस समय हो सकता है बाद में छूट जाए, तो व्यवहार तो सबके साथ मानवीय हो, लेकिन ऑपरेशंस कठिन हो, अपराधियों के साथ है जिसके साथ करते हैं, ऑपरेशंस पूरी तरीके से हों। और तीसरी बात, ट्रेनिंग, इतना बड़ा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट, कि ट्रेनिंग को हम कैसे, हम अपनी पिस्टल पे विश्वास नहीं है, हमें ऑपरेशंस पे नहीं, हमें हथकड़ी नहीं लगाना आता, हमें चलना नहीं आता, हमें अपने शरीर पे। तो ये जो ट्रेनिंग का बात है, जैसे सॉफ्ट स्किल की बात करें, कुंभ मेले में हम लोग थे तो हम लोगों ने इस पे बहुत जोर दिया, तो काफी परिवर्तन आता है कि डंडे हटा दिया पब्लिक प्लेस पे जहां पर कि लोगों की सेवा करनी। तो ऐसे छोटे छोटे डिसीजन हैं जो हमें अधिक रेलिवेंट बना सकते हैं, इन पर काम करने की जरूरत है तत्कालिक। और जो जैसा प्रकाश सिंह साहब की बात थी, वो तो ध्रुव सत्य है कि जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आप देखिए कि जुडिशियल रिफॉर्म की बात है, वो इंडिपेंडेंट कितनी चीजें होती जा रही है लगातार। हमारे में आज तक कोई बात नहीं, गुलामी की ही बातों को हटाने का व्रत लेना है, पंचव्रत हुए, लेकिन कोई बात नहीं, न तो कोई बात सोचने को तैयार नहीं है। और ये बात मिश्रा जी की लगती है कि शायद हम लोग अब बाहर हैं, तो एज ए सिविल सोसाइटी इस बात को कैसे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र को सुधार नहीं पाते,
चाहे वो पुलिस है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेसी है, चाहे वो टैक्स के रिजीम है, चाहे वो मैं प्रेस को नहीं कहूंगा, प्रेस की हमारी मैडम है, एवरी जो एटमॉस्फेयर जो सिस्टम है उसको सुधारने की बात है। उसको पुरानी बातों को छोड़ करके नए जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं उनके साथ आने की जरूरत है। मैं बस यही कहूंगा, बाकी बातें बहुत विस्तार से हुई। तो शायद सिविल सोसाइटी प्रेशर करे, जगह जगह सेमिनार्स हो, कोई बात हो, प्रेस में लिखा जाए, ट्विटर से लिखे जाएं, अपने कमेंट्स लिखे जाएं, तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चीजें संक्षेप में की जाए और पॉइंटेड की जाए तो बेहतर हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं 5 मिनट और आप लोगों का टाइम चाहूंगा। हमारे पार्टिसिपेंट्स में कुछ लोगों ने कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, उनमें मिस्टर सुरजीत पवार साहब हैं। मैं पवार साहब से अनुरोध करूंगा अपनी बात कहें। नमस्कार सर, मैं उत्तराखंड पुलिस में हूं सर। 2002 बैच का डेप्यूटी एसपी के रूप में मैंने ज्वाइन किया था और अभी मैं एडिशनल एसपी के तौर पर हूँ। जैन सर भी है यहाँ पर सर, आपके साथ एक बार ड्यूटी करने का मौका मिला था सर रुद्रपुर में। तो आप एडीजी थे यूपी में, आदरणीय मायावती जी का प्रोग्राम था, तब आप आए। और अभी करा रहे थे तो सर मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यूपी में तो मेरी जानकारी में शायद अभी नया पुलिस एक्ट नहीं लगा, लेकिन उत्तराखंड में 2007 में एक्ट लागू हो गया, लगभग 15 साल इसको हो चुके। अब मुझे लगता है जो हम पुराने उसकी बात कर रहे हैं प्रकाश सिंह साहब का जजमेंट के हिसाब से, अब समय आ गया कि जिन राज्यों में एक्ट लागू है वहां पर जिस प्रकार से उस नए एक्ट के अंदर कार्रवाई हो रही है, अब उनके हिसाब से आगे बढ़ने का मुझे लगता है कि समय आ गया है। क्योंकि जैसे ये 2 साल वाला जो बात आई थी, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 2007 में जब ये लागू तो 2008-9 में मैं काशीपुर और इन क्षेत्रों में आसपास सीओ था। कुछ सही है भाई। हमारी जो मानसिकता हम उसको जो है नहीं बदल पा रहे हैं कि कैसे हमें नए डेमोक्रेटिक सेटअप में होना। तो मतलब पहले ही महीने से कप्तान या ऊपर के अधिकारी जो है कंसर्निंग सीओ या एसपी की जांच शुरू करवा देते थे, जिससे जिस दिन हटाना हो इसका रहेगा कि जो है इसको हटाया जा सके। प्रैक्टिकली मैंने देखा कि शायद अगर 100 अधिकारी होंगे तो शायद से उनमें से 4 या 5 कभी 2 साल का कार्यकाल पूरा कराए हों, जिनके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या कोई और कारण रहे हो, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो ये बड़ी वो है कि जब तक अपनी तब तक हम एक्टिव कर रहे वो नहीं होता है। दूसरी चीज जो मणिशंकर सर ने भी जो बात कही थी, लॉ एंड ऑर्डर से विवेचना अलग करने का, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सर, वैसे तो थियोरेटिकली बहुत अच्छा है, लेकिन पुलिस को जो अब तो कुछ फंड मिलने लगे थानों में, जब ये शुरुआत में चीजें हुई तो जो दरोगा विवेचना सेल में थे और उनको कभी लॉ एंड ऑर्डर के उसमें काम में कहीं जो दबिश में या कहीं जाना था, तो उनके साथ में कोई थाने का सिपाही दबिश में जाने को तैयार नहीं होता था। तो ये दरोगा जी तो पैदल दरोगा जी हैं, इनके सामने जेब से हम ही को जो है चाय पानी का भी खर्चा करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मानसिकता थी। तो जब तक हम पुलिस को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कोई भी सुधार ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। ट्रेनिंग में जो बात आई, क्योंकि मैं कुंभ की ट्रेनिंग भी देख रहा था सर, और सॉफ्ट स्किल में हम लोग काफी अच्छा रहा। उत्तराखंड पुलिस का आलोक शर्मा साहब की टीम में भी मैं रहा था 2010 में, और अभी गुंजाल साहब की टीम में भी, तो वो तो सब चीजें ठीक है सर। लेकिन ट्रेनिंग में एक चीज ये है कि हमारे यहाँ ये है कि कोई अगर साइबर से रिलेटेड चीज है, कोई अन्य टेक्निकल चीजें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो दरोगा जो हमने सामान्य ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी के आधार पे, वो कांस्टेबल जो सामान्य इंटरमीडिएट की एलिजिबिलिटी के आधार पर भर्ती किया था, अब वो साइबर का भी एक्सपर्ट हो जाए, फॉरेंसिक का भी एक्सपर्ट हो जाए, और अन्य जो नई टेक्नोलॉजी का, ड्रोन टेक्नोलॉजी, सबका एक्सपर्ट हो जाए, उसी को हम कराते हैं। हमको इंडक्शन लेवल जो है सर, वहां पर जो है टेक्निकल नो हाउ वाले लोगों को इंडक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज हैं सर, लेकिन मेन बात यह है कि जब तक हमारा परसेप्शनल और एटीट्यूडनल चेंज नहीं होगा और जब तक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो मैं समझता हूँ कि जो कम सुविधाओं में रह रही फोर्स से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। केदारनाथ में भी हम पहुंचे, पता चला कि सिपाही का अपने रहने की व्यवस्था नहीं है, और हम उससे उम्मीद करें कि जो है वो बिल्कुल अलर्ट होके ठंड में जो है बढ़िया ड्यूटी करेगा। हमको इस पे भी देखना पड़ेगा सर। तो आप सभी सीनियर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू पवार जी। और हमारे पास 2 लोग और हैं जो कुछ बात करना चाहते हैं। मिस्टर वेद प्रकाश, कैन यू हियर मी प्लीज? यस सर, यस सर। हाँ प्लीज बताएं, क्या बताना चाहते हैं आप? कहाँ से?
सर मैं बहराइच का रहने वाला हूँ। पहले तो सभी लोगों को मेरा प्रणाम सर। और मैं अभी फिलहाल के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करके दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहा हूँ। ठीक बात है। तो सर मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब सर माननीय श्री ए.के. जैन सर जो और अन्य सदस्यगण हैं कि पुलिस में रिफॉर्म की आवश्यकता तो निश्चित ही है, लेकिन जैसे कि देखा जा रहा है, जैसे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, अगर रिटायर्ड ऑफिसर अपना योगदान देना चाहें कि मान लीजिए कोई न्यू एकेडमिक लेवल पर जो भर्तियां हो रही हैं या फिर होने वाली हैं, तो उनमें अगर वो अपना योगदान दे करके कुछ ऐसे ऑफिसर को कंडक्ट करें, अपने मतलब इस प्रकार से ऐसे ऑफिसर तैयार करें जो कि ना तो उनके अंदर कोई एक लालच हो और ना कोई मतलब भ्रष्टाचार का उम्मीद हो। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि ऑफिसर्स तो मतलब अमूमन ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी निम्न स्तर पर देखा जा रहा है कि करप्शन आज भी बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है। वेद प्रकाश, तो ऐसा है कि हम लोगों है? ने जो ये अपने एसोसिएशन में एक मेंटर्स ग्रुप बनाया है जो हमारे रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो अपनी वेबसाइट पर हम उनका एक सेगमेंट अलग से बना रहे हैं, और जो लोग वॉलंटियरली काम करने को तैयार हैं, अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं, तो हम एक मेंटर्स का ग्रुप तैयार कर रहे हैं जो कि नए न्यू कमर्स को कोच करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं यहाँ पर सूचना देना चाहूंगा कि जो वेबसाइट पे जो भी इनरोल्ड हैं वो अपना रोल डिसाइड कर सकते हैं। मेंटर्स का रोल उसमें डिफाइंड है। मेंटर्स अगर बनना चाहते हैं तो उसमें क्लिक कर देंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी किस किस चीज में मेंटिंग करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स फ्रॉम जनरल लाइफ हु हैव पास्ड आउट। जिस भी तरह की मेंटिंग चाहेंगे वो हो जाएगा, संभावना है उसमें। आप हमारी वेबसाइट को अप्रोच करिए, देखेंगे। जो हमने वेबसाइट बनाई है, आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अब तक उसमें 1170 इनरोलमेंट हो चुके हैं, और जो हम मेल करते हैं, जैसे आज की ये कार्यक्रम की मेल हमने किया था, उसको 601 पर्सन ने, मोर देन 600 लोगों ने उस मेल को ओपन किया। और जो लेटेस्ट ज्वाइन हमारी वेबसाइट को किए हैं वो 1960 में इकोनॉमिक्स में एमए करने वाले मिस्टर नफीस अहमद खान। तो ये वेबसाइट हमारी काफ़ी एक्टिव हो गई है, और हिंदुस्तान में अब तक करीब 893 लोगों ने इसको अप्रोच किया है। यूनाइटेड स्टेट्स में 10 लोगों ने, यूनाइटेड किंगडम में 7, यूक्रेन से 1 और कनाडा से 5। इस प्रकार से लोग मतलब देश और विदेश में हमारी वेबसाइट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि बनाने को तैयार हो रहे हैं। दूसरा, अभी केपी सिंह सर ने बताया कि व्हाई ओनली पुलिस रिफॉर्म्स, तो आप लोगों को संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारा एसोसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की भी बात कर रहा है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सीनियर लेवल पर, उन साथ एक पैनल बना करके हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर अगले महीने बात करेंगे। अब मैं बिल्कुल कंक्लूजन पर हूं, और 2 लोगों ने और अप्रोच किया है। एक तो आशा खरे मैडम, अगर अभी आईपीआर हो तो अपनी बात कर सकती हैं। धन्यवाद। तो अब हमारी बात, सर रवीन गोड बोले, सर कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। धन्यवाद आप सबका। चूंकि समय बहुत ही कम बचा है तो संक्षेप में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। प्रोसिक्यूशन को हमें बहुत निगलेक्टेड पार्ट है, वो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जिले स्तर पर प्रोसिक्यूशन जो ऑफिसर हैं हमारे कोर्ट्स में, उनके अनुभव, उनको क्या दिक्कत आ रही है, कैसे गवाही किन किन महत्वपूर्ण मामलों में पिछड़ रही है, या अगर उनके गवाहों को सुरक्षा की जरूरत है, तो एक इसकी बहुत जरूरत है जिले लेवल पर। मुझे लगता है प्रोसिक्यूशन बहुत ही उपेक्षित एक क्षेत्र रह गया है। दूसरा, ये ट्रेनिंग में भी ये काम आएगा। आजकल बहुत से ऐसे एक्ट हैं जिसमें एफआईआर, चूंकि जो लोग, मान लीजिए मिलावटखोरी की बात है, उसमें कहीं कोई नकली मावा पकड़ा जाता है, कुछ है, पता ही नहीं है कि किस तरह से कंट्रोल ऑर्डर क्या है, कैसे एफआईआर लिखी जाए। और इसमें जो है प्रोफेशनल जो मुलजिम होते हैं, ये काम बार बार करने वाले, वो सजा नहीं पाते और टेक्निकल आधार पे वो छूट जाते हैं।
तो थानों का, और जब प्रोसिक्यूशन वाले और एपीओज ये किस प्रकार से एफआईआर वगैरह लिखी जाए, क्या महत्वपूर्ण उसके बिंदु छूटने नहीं चाहिए, ये जरूर इस पे चर्चा होनी चाहिए। कहने को मेरे पास 2-3 और बिंदु और थे, लेकिन एसके सिंह साहब की समय की मजबूरी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर थैंक यू सर। मिस्टर रवि त्यागी हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और ये इन्होंने कुछ इनके मन में प्रश्न है, तो मैं चाहूंगा कि संक्षेप में कृपया अपनी बात कहें, और कहाँ से आप आईपीआर हैं, कहाँ रह रहे हैं मिस्टर रवि त्यागी? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम, और मैं एलुमनाई एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। मैं मूलतः सहारनपुर जनपद का हूं, लेकिन वर्तमान में मैं देहरादून में एक एनजीओ को चलाता हूं सर। मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है जिसको मैं शेयर करना चाह रहा था, और वो ये है कि पुलिस रिफॉर्म की बात की जा रही है। सभी लोग बहुत सीनियर हैं और पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं या अन्य अन्य प्रशासनिक पदों पर रह के काम किया है, तो नजदीक से देखा है। लेकिन एक आम जनमानस के तौर पर समाज में जो पुलिस की छवि है, और जैसा कि मैंने बताया मैं उत्तराखंड में, तो जब हम बच्चे होते हैं या आज भी हम जब आर्मी के जवान को देखते हैं तो उसको सैल्यूट करते हैं, उसके तरफ बात करने की कोशिश करते हैं, एक इज्जत का भाव उसके उनके प्रति रहता है। लेकिन पुलिस जो कि 24 घंटे 24/7 हम लोगों के बीच में रहती है, हमारी उससे एक्सपेक्टेशन भी रहती है, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं उनको लेके कुठाराघात है, हमारा मन नहीं करता। मेरा कहना यह है कि जो पुलिस महकमे का सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं, और जो सबसे ज्यादा भी है इस महकमे में, सबसे ज्यादा उनकी संख्या है, उनकी ही सिचुएशन जब इतनी खराब है, जब तक उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तो हम आई थिंक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पुलिस अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। दूसरी बात ये कि मैं ये भी नहीं आज तक समझ पाया कि पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसके प्रति है। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करने में है, या पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो टू द रूलर्स है, या पुलिस की अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल्स है। ये प्रकाश सिंह जी ने भी एक कार्यक्रम में बात कही थी। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, उत्तराखंड के अंदर अगर बात करूं, आज भी बहुत पूर्व से चली आ रही राजस्व पुलिस की जो प्रणाली है वो कई जनपदों में देखने में मिलती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है सर कि जब बिल्कुल अंतिम व्यक्ति जो पुलिस का है, हम जब उसको मेंटली फिजिकली ही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो आई थिंक मुश्किल होगा कि हम पुलिस से ये एक्सपेक्ट कर सके कि पुलिस हमारे लिए बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी। कविंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही कि एक हमारे पास पुलिस की ड्रेस ही हम आज तक नहीं तय कर पाए हैं इतने दिनों बाद भी। तो उसी तरीके से अंतिम व्यक्ति जो पुलिस का है, जो बीट में काम करता है और जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, जब तक हम उसकी सिचुएशन सही नहीं कर पाएंगे आई थिंक हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस मेरा इतना ही व्यू था सर। कभी आगे कभी कोई चर्चा होगी तो। थैंक यू फॉर योर सजेशंस। अब मैं नवीन चंद्रा जो जनरल सेक्रेटरी हैं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर जैन सर की अनुमति से इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। जी धन्यवाद। नवीन चंद्रा। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि संवाद 2 की तरह संवाद 3 भी मुझे भी जर्नी में पूरा करना पड़ा, और अभी अभी मैं स्थिर हुआ हूँ अपने स्थान पे आके, और लेकिन मैं पूरे समय मीटिंग में था। आदरणीय श्री राजीव माथुर सर आज इस इवेंट को नहीं ज्वाइन कर पाए, इस वेबिनार को। कल रात को ही उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उनके गले में बहुत तकलीफ है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों की सूचना के लिए बताना चाहूँगा, जो की नोट स्पीकर थे हमारे 74 बैच के आईपीएस रायपुर में हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी जो हैदराबाद में है, आईपीएस की ट्रेनिंग जहाँ होती है उसके डायरेक्टर रहे हैं, तो उनको हम लोग नहीं सुन पाए। और दूसरी सूचना ये देना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे वेबिनार हो रहे हैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग सेव कर रहे हैं, उसको शेयर भी करते हैं ग्रुप पर भी, और वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे, और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी राजेश पांडे जी से चर्चा करूंगा। मैं आज लखनऊ में हूँ कि उनका बहुत अनुभव है कि वो कैसे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे अपने वीडियो डालते रहे हैं। तो उसी लाइन पे हम लोग इस अहुआ के जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जहाँ जहाँ सोशल फंक्शन गेट टुगेदर हम लोग कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, उसके फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे, और हम कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे उसको ज़्यादा प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं,
जिससे हमारी पहुंच दूर दराज तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ कनेक्ट कर पाए। आदरणीय श्री अरविंद जैन सर से आज तक फेस टू फेस मुलाकात नहीं हो पाई है, एक दो बार प्रयास किए, लेकिन उन्होंने जिस गर्मजोशी से हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इतना समय दिया, वो सबसे पहले स्पीकर्स में आ गए थे और आखिर तक अभी तक हैं, तो मैं उनको तहे दिल से पूरे अगुआ फैमिली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मिश्रा सर भी अति व्यस्त प्रोग्राम में कुरुक्षेत्र में हैं, आज वो भी ट्रेवल करके किसी कार्यक्रम में थे, वहां से चंडीगढ़ जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, और स्पेशली इस कार्यक्रम के रुके कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम उनको शुरू से देख नहीं पाए, लेकिन वो शायद सुन रहे थे, हम लोग उनका ऑडियो और वीडियो नहीं देख पा रहे थे। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। राजेश पांडे जी से 15 दिन पहले रूबरू पहली मुलाकात हुई, जो मेरे विश्वविद्यालय के बैचमेट हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनसे भेंट की और उन्होंने भी जिस तरह से सभी लोगों से जो सहयोग मिल रहा है, स्मृति मालवीय बहुत पुरानी परिचित हमारे इलाहाबाद के स्टूडेंट लाइफ के समय से हैं, उन्होंने भी अच्छा काम पत्रकारिता क्षेत्र में किया है, तो हम आगे भी चाहेंगे और नए नए चेहरों के साथ इस संवाद की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे नए नए टॉपिक पे। कुछ संख्या हमारे लिसनर्स की कम रहती है, तो मैं सबसे ये सहयोग अपेक्षित मेरा रहेगा कि वो लोग चाहे एलुमनाई के ग्रुप हों चाहे नॉन एलुमनाई के ग्रुप हों, जितने ज्यादा लोगों को हम ये दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, तो उनको इसका लाभ भी पहुंचेगा और एक स्वस्थ परंपरा तो हम लोग स्थापित कर ही रहे हैं। संवाद के साथ साथ और भी, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, समय समय पर बताते हैं, मैं अपना वक्तव्य को ज्यादा लंबा न करके यही समाप्त करूंगा। हम लोग और भी कुछ चीजें करना चाह रहे हैं, तो जिसमें आप सब लोग समय से सूचित होते रहेंगे। एक अनुरोध जो विनोद त्रिपाठी जी ने किया, उस विषय में मुझे कहना है कि हम लोग अभी वेबसाइट एक्सेस करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, और वो सबसे पावरफुल टूल हमारे पास वेबसाइट ही है। अगर ये शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, नहीं तो उस वेबसाइट को सर वेबसाइट को अगर हम लोग जितना ज्यादा पॉपुलराइज करेंगे, हम हर अपने इनविटेशन में, हर मैसेज में उसका एड्रेस नीचे लिखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे तो उसका लाभ उठा पाएंगे। पूरे देश या पूरे विश्व में जहां जहां उनके बैचमेट्स हैं, किस बैच के कितने लोग कहाँ पर हैं, वो मैप पे भी डॉट से प्रदर्शित होता है, बाई नेम भी होता है, और वो बायोडाटा जितना वो लोग अपना अपडेट कर देते हैं पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन तो हम इन मास कुछ हमने किया है, क्योंकि उसमें फोन नंबर, ईमेल आईडी और नाम से प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आदमी आ जाएंगे, लेकिन वो जब तक अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इन मास भी हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस समय पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कभी ना भी एलुमनाई बनेंगे ही, चाहे सर्विस में जाएं चाहे तैयारी करें, तो उनका एक बल्क हम लोगों को रजिस्ट्रेशन वहाँ से मिलना है। अभी हम इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि कितने हमारे पेड मेंबर हैं या कितने अनपेड मेंबर हैं, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा जोड़ने का उद्देश्य है, और मेंबरशिप तो आगे पीछे उसका अमाउंट लोग दे ही देंगे, और वो भी एक वैसे चिंता का विषय है क्योंकि हम लोग बड़े सीमित संसाधन में बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी 13 तारीख को, आगामी शनिवार को, हम लोग नॉर्थ ईस्ट चैप्टर का उद्घाटन करने माननीय राज्यपाल महोदय और वहाँ नेहरू यूनिवर्सिटी शिलोंग के वाइस चांसलर जो अपने एलुमनाई हैं, उनके इनविटेशन पे हम लोग वहाँ उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये बात जरूर है कि शायद वहाँ पे संख्या ज़्यादा उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन हम एक अपनी पहुँच नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी पहुँचाने जा रहे हैं, और आगे भी आप लोगों को समय समय पे अपने कार्यक्रमों की सूचना देते रहेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आखिर तक जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, कार्यक्रम को समाप्त किया जाए हमारी समझ से। जी धन्यवाद।